चलो साहब, रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर आखिरी, लास्ट चैप्टर पर आ गए भाई। आ जाओ सब लोग, मोबाइल फोन रख दो साइड में और सुन लो। आखिरी चैप्टर है, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल है कंपैरेटिव टू ऑल अदर चैप्टर। सो ये रिवीजन सीरीज का होगा आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। आप समझो सर, बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए मुझे पैसा, वो पैसा लाएं कहां से? तो उसके लिए एक मार्केट बनाया गया जिसका नाम हुआ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो आदमी होते हैं। अगर मैं सिंपल मार्केट की बात करूं तो दो लोग होते हैं, बायर एंड करेक्ट। अब पैसा ना तो बिकता है ना खरीदा जा सकता है, तो वहां उसको बायर और सेलर तो नहीं बोलेंगे। एक ऐसा मार्केट जहां पैसे का लेन देन हो वो कहलाएगा फाइनेंशियल मार्केट। वहां पर जो दो लोग होंगे, एक को बोला जाएगा सेवर्स जो सेविंग करते हैं, हाउस होल्ड, और एक को बोला जाएगा सीकर्स, फर्म, जिनको पैसा चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर, सेवर और सीकर को मिलाने का जो काम करेगा उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन सेवर्स एंड। बहुत बढ़िया सर। आप फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए क्या क्या काम करके देगा? तो सर, चार काम करेगा। कौन कौन से कर सकता है? एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। फंक्शंस ये आ गए। पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट। जैसा मैंने बोला, आपकी सेविंग्स को सेवर्स से चैनलाइज करेगा सीकर्स की तरफ, इन्वेस्टर की तरफ, वो होगा पहला फंक्शन। दूसरा सर, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। सर, डिमांड और सप्लाई इस मार्केट में भी पाए जाएंगे और उससे निकलेगी प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज या जो भी चीजें उसमें ट्रेड की जाती हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू दी फाइनेंशियल। से फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई शेयर्स हैं, कोई सिक्योरिटीज हैं, मुझे उसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो वो कहां से होंगी कन्वर्ट? फाइनेंशियल मार्केट से। तो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल असेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ। सर, अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होता तो सेवर और सीकर एक दूसरे को ढूंढने में कितना समय और कितना पैसा वेस्ट कर देते। लेकिन अब एक दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेवर कहां आएगा? फाइनेंशियल मार्केट आएगा। सीकर कहां आएगा? फाइनेंशियल मार्केट आएगा। और कहीं ना कहीं आप टाइम और एनर्जी दोनों को बचा सकते हो। सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। चलो, फाइनेंस मिनिस्टर लगे रहो, वाह, मेमोरी टेक्निक भी लिखी हुई है। चलो, फाइनेंशियल मार्केट कैन बी ऑफ टू टाइप, मनी मार्केट एंड। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सर, अगर कोई सीकर है उसको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कोई सेवर है जिसको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, तो ये टाइम पीरियड में क्या था? डिफरेंसेस थे। तो उन्होंने मार्केट को ना दो भागों में बांट दिया, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक जो शॉर्ट टर्म के लिए बना वो हुआ मनी मार्केट, जो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ। अब ऐसे लोग जिनको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए देना हो और शॉर्ट टर्म के लिए लेना हो, वो कहां आएंगे? वो ऑटो पकड़ेंगे, बोले भैया मनी मार्केट छोड़ दो, चलेगा क्या? और जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो वो कहां पर जाएंगे? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का कोई फिजिकल वो नहीं होता है, नहीं तो तुम बोलो हाँ ऑटो पकड़ के जा सकते हो, ये तो मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूं। हाँ, और तुम कल को LIG पे जाके पूछो भैया मनी मार्केट चलोगे क्या, वो बोलेगा यही नहीं सुना पूरे इंदौर में मैंने। चलो साहब, मनी मार्केट क्या है? मोटी मोटी बातें याद रखना है सर। क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी है, क्योंकि आप इजिली मनी में कन्वर्ट करा सकते हो। लो रिस्क होती है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे। नो फिजिकल लोकेशन नहीं होती है। जब भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए हो, टेम्परेरी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, तो आप मनी मार्केट में जा सकते हो। क्वेश्चन, सर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पर आ सकता है डायरेक्टली कि इसके बारे में आप बताएं क्या होता है। जैसे सबसे पहला ट्रेजरी बिल। मोटी मोटी बातें क्या है सर? शॉर्ट टर्म, जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB भी बोलते हैं, issued by RBI on behalf of government, forms of promissory note, highly liquid, negligible risk, price which is lower than। तो जितनी भी चीजें ZCB होती हैं, जीरो कूपन बॉन्ड, ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, ये आपको बात याद रखनी है। दूसरा क्या होता है सर? शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, negotiable and transferable, issued by large and credit worthy companies, 15 days to 1 year की क्या होती है? मैच्योरिटी, सोल्ड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। शॉर्ट टर्म फंड के लिए आप यूज कर सकते हो, सीजनल डिफिशियंसी को यूज करने के, दूर करने के लिए। सर, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कमर्शियल पेपर के बारे में बताएं, तो आपको ऐसे करके 4-5 पॉइंट जो यहां पर लिखे हैं वो लिखने पड़ेंगे। अगला सर, कॉल मनी। अगेन सर, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, रीपेबल ऑन मैच्योरिटी होगी 1 दिन से लेकर 15 दिन। जनरली कौन यूज करता है? बैंक। उनके रिजर्व को मेंटेन करने के लिए बैंक जनरली यूज करते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट रेट पे की जाती है उसको बोलते हैं कॉल रेट, जो कि होती है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल।
इवन आर टू आर भी चेंज हो जाती है। चलो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है सर? अनसिक्योर्ड होता है, नेगोशिएबल होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। अगर छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कहीं इन्वेस्ट करना हो या कहीं आपको लगाना हो तो सर आप डिपॉजिट का यूज कर सकते हैं। चलो सर, कमर्शियल बिल अगेन क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है, सेल्फ लिक्विडेटिंग है एंड आप इसको बैंक से भी डिस्काउंटिंग करा सकते हैं, जैसे आपके होता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही कॉन्सेप्ट है। चलो साहब, मनी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसमें आपको मिलेगा डेट और इक्विटी दोनों चलेगा। कैपिटल मार्केट को हमने दो में डिवाइड किया, प्राइमरी मार्केट एंड, तो प्राइमरी मार्केट को क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन यही आएगा कि न्यू इशू मार्केट कौन सा होता है, तो आप लिखोगे प्राइमरी मार्केट। सर इसको न्यू इशू मार्केट इसलिए बोलते हैं कि जो सिक्योरिटीज पहली बार मार्केट में आ रही हैं, फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं, वो ऑलवेज ट्रेड की जाती हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। ऐसी सिक्योरिटी जो ऑलरेडी मार्केट में है, उनका जो सेल परचेस चलता है वो चलता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जिसको आप बोलते हो स्टॉक एक्सचेंज चलेगा। और ये है मेरा फेवरेट मालिक। यहां से आएगी केस स्टडी और आपको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि कौन सी मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज की गई है। चलो साहब, सबसे पहला होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये सबसे कॉमनली यूज्ड मोस्ट पॉपुलर मेथड है फंड को रेज करने की। सर इसमें क्या होने वाला है? सर आप पब्लिक को इनवाइट करते हो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू जिसको आप बोलते हो प्रोस्पेक्टस। तो इसमें डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली पब्लिक से क्या कर रही है? सब्सक्रिप्शन के लिए, फंड रेज करने के लिए क्या बोल सकते हैं, अपील कर रही है, तो उसको बोलते हैं इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आएगा साहब, देखो, प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ये सबसे कॉमनली यूज है, तो ये आपको देखना है। सर प्रोस्पेक्टस का कंटेंट वही रहेगा जो सेबी ने अप्रूव कर रखा है। दूसरा क्या होता है? Under this method, securities are not issued directly to the public, but are offered for sale through। तो अच्छा आप सोचो, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टली हम पब्लिक से कांटेक्ट कर रहे थे, अब ऑफर फॉर सेल में हम डायरेक्टली पब्लिक से नहीं, कोई एक बीच में फिर उसके थ्रू पब्लिक पर जा रहा है, मतलब इंटरमीडियरी है कोई। तीसरा क्या है? ओके, सो स्टडी इन दोनों में से ही आएगी, तीसरे या चौथे में से। प्राइवेट प्लेसमेंट में आप क्या करते हो? सर पब्लिक को आप सिक्योरिटीज इशू कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी सिक्योरिटीज को प्राइवेटली इशू कर रहे हो, या तो किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी सिलेक्टेड इंडिविजुअल को, प्राइवेटली। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो, पब्लिक इशू में अगर आप जाते हो ना डायरेक्टली पब्लिक, टाइम बहुत लगता है और टाइम है नहीं कंपनी के पास, तो फिर वो जा सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। चौथा क्या लिखा है? तो जब सर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रिविलेज देते हो, उनको अधिकार देते हो, उनको राइट देते हो, उसको बोलते हैं राइट इशू। आप क्या बोलोगे राइट इशू के अंदर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि भैया कंपनी इतने शेयर इशू करने वाली है, हम आपको अधिकार दे रहे हैं, आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, अगर आप नहीं खरीदोगे तो फिर हम जाएंगे जनरल पब्लिक के पास, चलेगा। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाए, प्रिविलेज दिया जाए, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। और ई आईपीओ तो खैर अब सारे के सारे आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही होते हैं अब सारे, तो इसको बोलते हैं EIPO, चलेगा। चलो, सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जिसको जनरली आप बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। चलो, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, टेबल बना रखी है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, वो एक बार आपको रीड करना है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। एक बार आप फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिएगा, क्योंकि सेबी के फंक्शंस तो आते ही हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वो चेंज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस पूछ लें। अब सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। कुछ होते हैं प्रोटेक्टिव, कुछ होते हैं रेगुलेटिव और कुछ होते हैं डेवलपमेंट वाले। आप हमेशा ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऊपर आता है कि रेगुलेटिव ऑब्जेक्टिव बताएं, या डेवलपमेंट वाले बताएं, या प्रोटेक्टिव बताएं। तो आपको तैयारी करके जाना है, वो भी कैटेगरी वाइज। बोलो चलेगा? यहां से क्वेश्चन, हाँ, तीनों ही याद करके जाना है। कोई भी पूछा जा सकता है ना बेटा, ऐसा अपन एक पे तो क्या ही बोलेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर। बाकी बहुत आसान है, बहुत ईजी, मतलब ऐसा उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लिखी है, तो इतना लोड या टेंशन मत लो, चलेगा।
सो यहां पर आपका समाप्त होता है आखिरी चैप्टर अपनी पूरी रिवीजन सीरीज का, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। यहां पर सर रिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज, कुछ हम 20-30 लेंगे बेटा असर्शन एंड रीजन, जो सबसे ज्यादा इशू कर रहा है, तो असर्शन एंड रीजन किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए वो उस पर बात करेंगे। और फिर लेंगे हम एक सीरीज ऑफ केस स्टडीज, जिसमें हर चैप्टर की 2-2 4-4 केस स्टडीज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से इट इज मोर देन एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। चलेगा? चलें साहब, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।